हेलो स्टूडेंट, देखिए हम आपको ईथर के बारे में बता रहे थे। ईथर क्या होता है, ईथर की बनाने की विधियां हम पढ़ा रहे थे। इसको बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहले हमने पढ़ाई थी आपको प्रयोगशाला विधि, दूसरी पढ़ाई थी औद्योगिक विधि। अब औद्योगिक विधि में देखिए एक पॉइंट रह गया अपना, एथेनॉल को Al2O3 और एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक से प्रोवाइड करने पर अपन को एक तो प्राप्त होता है ईथर और एक प्राप्त होता है एथीन। यानी कि एथेनॉल की वास्तु को Al2O3 तथा Al3O4 एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक से प्रोवाइड करने पर प्रवाहित करने पर एथेनॉल को यदि Al2O3 और एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक से प्रवाहित किया जाए, यानी कि एथेनॉल की वाष्प को 523 केल्विन ताप पर Al2O3 और एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक से प्रवाहित करने पर ईथर प्राप्त होता है। और यदि अभिक्रिया का तापमान अपन 653 केल्विन के आसपास करते हैं तो प्राप्त होता है एथीन। क्या प्राप्त होता है? एथीन। दोबारा सुनिए, एथेनॉल की वाष्प को एथेनॉल की वाष्प को एथेनॉल की वाष्प को 523 केल्विन ताप पर 523 केल्विन ताप पर Al2O3 तथा Al3O4 उत्प्रेरक पर से प्रवाहित करने पर ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है। यदि अभिक्रिया का तापमान 653 केल्विन हो, यदि अभिक्रिया का तापमान 653 केल्विन हो तो ईथर के स्थान पर एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथीन। ईथर के स्थान पर क्या प्राप्त होता है? एथीन। दोबारा सुनिए भाई, दोबारा सुनो। एथेनॉल को Al2O3 तथा एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक से प्रवाहित किया जाए, यानी एथेनॉल की जो वाष्प है उसको 523 केल्विन ताप पर Al2O3 तथा Al3O4 उत्प्रेरक ये दोनों इन पर से प्रवाहित किया जाए तो ईथर प्राप्त होता है। यदि अभिक्रिया का तापमान 523 से अपन बढ़ा के 653 केल्विन करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथीन। अब इसकी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यानी कि CH3CH2OH और CH3CH2OH एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर Al3O4। तापमान कितना है? 523 केल्विन। यदि एथेनॉल की वाष्प को Al2O3 या फिर Al3O4 उत्प्रेरक पर से 523 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाए तो ऐसी स्थिति में ईथर प्राप्त होता है। यहां से निकलेगा HOH H2O, प्राप्त होगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड 2 और फिर होगा CH2CH3। ये क्या है? डाईएथिल। क्या है ये? डाईएथिल ईथर। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन देखिए, यदि अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दिया जाए, यानी कि CH3CH2OH यानी कि H को हैंड्स डाउन और OH हैंड में CH3CH2OH
Al2O3 और क्या है AlBO4। अब तापमान कितना है 653 केल्विन है। अब क्या होगा यहां से निकलेगा, देखो इसमें क्या होगा, इसमें अभिक्रिया में H2 का निष्कासन होता है। इस वाली रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यानी CH3CH2OH है, इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं CHHH सिंगल बॉन्ड CHHOH, यहां से निकल गया H2O, ठीक है ना। प्राप्त हुआ CH2CH2 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है एथीन। क्या नाम है इसका एथीन। दोबारा सुन लो, मोस्ट रिएक्शन है यदि एथेनॉल की वाष्प को Al2O3 या एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक पर से, यदि एथेनॉल की वाष्प को Al2O3 या एल्युमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक पर से 523 केल्विन तापमान पर प्रवाहित किया जाए। 523 केल्विन तापमान पर प्रवाहित करने पर अपन को प्राप्त होता है ईथर, यानी एथेनॉल की वाष्प थी, एथेनॉल की वाष्प को Al2O3 या AlBO4 उत्प्रेरक पर से प्रवाहित कर रहे हैं। तापमान है 523 केल्विन तापमान, 523 केल्विन तापमान पे इसको प्रवाहित कर रहे हैं। यानी 523 केल्विन तापमान पर जब इसे प्रवाहित किया जाता है तो अपन को प्राप्त होता है ईथर, डाईईथर ईथर, इसमें से H2 निकल जाता है। और यदि एथेनॉल की वाष्प को Al2O3 या फिर AlBO4 उत्प्रेरक पर से 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में H2 निकलता प्राप्त होती है एथेन। इस रिएक्शन को आप बता दीजिए, मोस्ट रिएक्शन है, कई बार पूछी भी गई है, जल्दी से उतारिए बेटाओ जिससे आगे चलते हैं। उतारिए जल्दी से इसको। जल्दी से उतारिए इसको। जल्दी से भाई। डालिए होगा भाई आपने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने देखिए अन्य विधि से इथर को कैसे प्राप्त करते हैं। अन्य विधि से इथर को कैसे प्राप्त करते हैं। अब इसमें अन्य विधि में पहली विधि है, अन्य विधि में पहली विधि कौन सी है वो सुनिए आप। अन्य विधि में पहली विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि जो होती है, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि जो होती है, इसके द्वारा सममित और असममित जो ईथर होते हैं उनको बनाया जाता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा सममित और असममित ईथर बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि कहलाती है। इससे सममित ईथर भी बनता है और असममित ईथर भी बनता है। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है वह सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, और जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अपन को ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है ईथर, यानी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है वह सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, और सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। क्या है ये सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है। ये क्या है एल्किल हैलाइड, क्या है ये एल्किल हैलाइड।
यहाँ से निकल जाता है NaX, NaX बाहर हो जाता है, प्राप्त होता है ROR, ये कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। अब यहाँ पे R के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं R मान लिया मैंने CH3 और ये हो गया आपका X, क्या हो गया? X, ठीक है ना। और ये Na को यहाँ पे ले लिया मैंने C2H5, ये हो गया सोडियम एथोक्साइड, जो ये है आपका मेथिल हैलाइड। यहाँ से निकल गया NaX, क्या निकल गया? NaX। तो प्राप्त हो गया आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड O और ये हो गया C2H5। ये ईथर है, क्या है? ईथर। बात समझ आई है? ठीक है ना। तो यह क्रिया जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है अशाखित हैलाइडों के साथ, अशाखित हैलाइडों के साथ SN2 अपक्रिया से संपन्न होती है। किससे होती है? SN2 अपक्रिया से संपन्न होती है। और द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह के ईथर आप बनाना चाहते हो तो इस स्थिति में द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह वाला एल्कोक्साइड काम में लिया जाता है। तो आप पहले इन दोनों अपक्रिया को उतारिए, इसके बाद में कुछ दिखाता हूँ उसमें। पहले इन दोनों अपक्रिया को उतारिए, उतारिए जल्दी से भाई, इन दोनों अपक्रिया को उतारिए पहले आप। दोनों अपक्रिया को उतारो आप। उतारिए जल्दी से। अब होता क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या होता है, यह क्रिया जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया होती है। यहाँ पे बता दिया होगा शायद, यह क्रिया जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया होती है। यह क्रिया जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया होती है तथा अशाखित हैलाइडों के साथ ये SN2 क्रियाविधि से क्या होती है? संपन्न होती है। अब अशाखित हैलाइड क्या होते हैं आप जानते हैं। अशाखित हैलाइडों के साथ ही SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है। और द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह के यदि ईथर आप बनाना चाहते हैं तो इस स्थिति में द्वितीयक तृतीयक एल्किल समूह वाला एल्कोक्साइड भी काम में लिया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूं मैं, यह है क्रिया, यह है क्रिया, यह क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है। यह क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है। यह क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है और अशाखित हैलाइडों के साथ, अशाखित हैलाइडों के साथ, अशाखित हैलाइडों के साथ यह SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है। SN2 क्रिया से संपन्न होती है। संपन्न होती है। यदि द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह के ईथर बनाना चाहते हैं, यदि द्वितीयक या तृतीयक, यदि द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह के ईथर, एल्किल समूह के ईथर बनाना चाहते हैं तो द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह वाला एल्कोक्साइड काम में लिया जाता है। तो द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह वाला एल्किल समूह का एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड का मतलब RO- काम में लिया जाता है। अब देखिए इस थ्योरी को आप दोबारा पढ़िए। देखिए यह क्रिया जो होती है एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है। अशाखित हैलाइडों के साथ में SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है। अशाखित हैलाइडों के साथ ही SN2 क्रियाविधि से क्या होती है? संपन्न होती है।
और द्वितीय के तृतीय हेल्पिंग समूह वाले ईथर आप बनाना भी चाहते हो तो द्वितीय का तृतीय हेल्पिंग समूह वाला एल्कोक्साइड काम में रहता है। तो इसमें आप मैं रिएक्शन करा रहा हूं, देखिए C2H5Br C2H5Br का मतलब हो गया एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराई जाती है इस प्रकार से, देखिए NaOCCH3 CH3 CH3, इसका नाम है सोडियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, सोडियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड। सोडियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एथिल ब्रोमाइड के साथ। इसमें क्या होता है? NaBr बाहर हो जाता है, ठीक है ना, NaBr बाहर हो जाता है। अब ये जो है C2H5 इससे जुड़ जाता है उससे, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CCH3 CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है ना। तो ये जो बना है, ये जो ईथर बना है, द्वितीय के तृतीय समूह वाला क्या है? ईथर। यहाँ पे देखिए द्वितीय के तृतीय हेल्पिंग समूह के ईथर, ये तृतीय हेल्पिंग समूह है, ठीक है ना। आप ये द्वितीय हेल्पिंग समूह बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसकी रिएक्शन, इसको बनाने के लिए अपन ने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई सोडियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड के साथ। तो आगे क्या? द्वितीय के तृतीय हेल्पिंग समूह वाला एल्कोक्साइड काम में ले जाता है। ये तृतीय हेल्पिंग समूह वाला एल्कोक्साइड है, यानी कि इसका नाम होगा सोडियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड। R का मतलब ये हो गया पूरा समूह और वो ये हो गया, और यहाँ पे क्या लगा? सोडियम। तो इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है द्वितीय के तृतीय हेल्पिंग समूह वाला ईथर प्राप्त हो जाता है। इसको उतारिए आप अभी असागित के साथ है, जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए। उतारिए जल्दी से। ये असागित हैलाइडों के साथ है, बताओ इसके साथ है असागित हैलाइडों के साथ। नेक्स्ट लीजिए, दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है शाखित श्रृंखला वाले हैलाइड ऐसे हम अपने रहते हैं। अब शाखित की बात करते हैं हम। शाखित श्रृंखला वाले हैलाइड ऐसे हम अपने रहते हैं। SN1 अप्रिय देते हैं, ठीक है। यानी कि द्वितीय को तृतीय हैलाइडों का प्रयोग ईथर के निर्माण में किया जाए, यानी द्वितीय के तृतीय हैलाइडों का प्रयोग हैलाइडों का प्रयोग ईथर के निर्माण में किया जाए, ईथर के निर्माण में किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल अप्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी अप्रिया होती है? विलोपन अप्रिया होती है और प्रतिस्थापन अप्रिया कम होती है। और प्रतिस्थापन अप्रिया कम होती है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल है तृतीय ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन यदि सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराई जाए, जैसे एग्जांपल है
तृतीयक ब्यूटेन तृतीयक ब्यूटेन क्लोराइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराई जाए। सोडियम मेथॉक्साइड से कराई जाए। सोडियम मेथॉक्साइड से कराई जाए। कराई जाए तो एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। अब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसे होती है। दोबारा सुनो, सापेक्ष श्रृंखला वाले हैलाइड, ये जो तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड है सापेक्ष श्रृंखला वाला हैलाइड, ये अपने देता है ऐसे हम अपने देते हैं, यानी द्वितीय के तृतीय हैलाइडों का प्रयोग ईथर निर्माण में किया जाए तो ऐसी स्थिति में विलोपन अभिक्रिया होगी, ना कि प्रतिस्थापन होगी। जैसे ये है तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड, तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड है ये, इसको मैंने लिखा CH2H, इसको H को मैं बाहर निकाल के लिख रहा हूं। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेथॉक्साइड के साथ NaCO2H5। ऐसी स्थिति में इसमें विलोपन अभिक्रिया होती है, वो कैसे होती है? जैसे यहां से गया NaCl, यहां से गया क्या NaCl, और यहां से गया C2H5, यहां से गया H के अंदर गया C2H5OH, यहां पे क्या है डबल बॉन्ड, फिर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड हो गया यहां पे CH2 प्लस ये हो गया NaCl प्लस और यहां से क्या निकल गया C2H5OH। ये अभिक्रिया देखिए इसमें एल्कीन प्राप्त हो रहा है। ये क्या है भाई? एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन। दोबारा सुनो, सापेक्ष श्रृंखला वाले हैलाइड, ये सापेक्ष श्रृंखला वाला हैलाइड। अब पता है आपको तृतीय एल्किल हैलाइड जो होता है वो SN1 अभिक्रिया देता है, यानी कि SN1 अभिक्रिया देते हैं। द्वितीय के तृतीय हैलाइड का उपयोग, ये तृतीय हैलाइड है, द्वितीय बनाना चाहते हो तो यहां से CH3 हटा दो, H लगा दो, इनका प्रयोग ईथर के निर्माण में किया जाए तो ऐसी स्थिति में विलोपन अभिक्रिया होती है, ना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। यहां से गया NaCl, यहां से गया H C2H5O के साथ, C2H5OH बाहर, यहां डबल बॉन्ड रह जाता है, प्राप्त हो गया। ठीक है ना? इस अभिक्रिया को आप बता दीजिए जल्दी से, उतारिए भाई, जल्दी से उतारिए इस अभिक्रिया को। उतारिए जल्दी से। नेक्स्ट रिएक्शन है उतारिए जल्दी से भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क यदि Ag2O से कराई जाए। एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O से क्रिया, देखिए यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क Ag2O से कराई जाए, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाए तो ऐसी स्थिति में अपने को ईथर प्राप्त होता है। कैसे होता है? जैसे CH3 CH2 किया, इसके अपने दो मोल ले लिए CH3 CH2 किया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Ag2O के साथ, शुष्क है इससे करा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, यहां से गया Ag, यहां से गया Br, यहां से गया Br, क्या निकल गया 2AgBr। 2AgBr बाहर हो जाता है, यहां बचा O, प्राप्त हुआ CH3 CH2
सिंगल बॉन्ड OCH2 और ये हो गया CH3। ये एथिल है, ये एथिल है, क्या हो गया इसका नाम? डाइएथिल ईथर। या इसका आइसोटोप नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन। तो ये रिएक्शन है, आप इसको बता दीजिए जल्दी से। इसके बाद ईथर के भौतिक गुण। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है भाई डाइएथिल ईथर के भौतिक गुण। नेक्स्ट है पॉइंट डाइएथिल ईथर के भौतिक गुण। डाइएथिल ईथर के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। इसमें देखिए पहला गुण क्या है? डाइएथिल ईथर जो होता है रंगहीन होता है और मीठी गंध वाला द्रव होता है। यह रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव होता है। मीठी गंध वाला क्या होता है? द्रव होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है ये अत्यंत वाष्पशील होता है तथा ज्वलनशील द्रव है। ये अत्यंत वाष्पशील, ये अत्यंत वाष्पशील तथा ज्वलनशील द्रव है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है यह जल से हल्का होता है तथा जल में अम्लीय होता है। यह जल से हल्का, यह जल से हल्का तथा अम्लीय होता है, अघुलनशील होता है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? यह कार्बनिक ब्लैक एसिड, अल्कोहल है, बेंजीन है आदि में पूर्ण रूप से घुल जाता है। यह कार्बनिक ब्लैक, यह कार्बनिक ब्लैक जैसे यह कार्बनिक ब्लैक जैसे अल्कोहल, बेंजीन आदि में पूर्ण रूप से, आदि में पूर्ण रूप से घुल जाता है। नेक्स्ट इसकी वाष्प सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है तो इसका उपयोग निश्चितक में करते हैं। इसकी वाष्प सूंघने से, इसकी वाष्प सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है। इसकी वाष्प सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है, अतः इसे निश्चेतक के रूप में काम लेते हैं। निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। और लास्ट है डाइएथिल ईथर का जो क्वथनांक होता है वह 307.6 केल्विन होता है और इसका गलनांक होता है 156.8 केल्विन। छठवां धाराओं में इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 307.6 केल्विन तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156.8 केल्विन। 156.8 केल्विन होता है। तो ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप उतार लीजिए जल्दी से। उसके बाद इसकी संरचना कराते हैं, जल्दी से उतारिए इनको। पहला है यह रंगीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है, द्रव होता है। दूसरा है अत्यंत वाष्पशील तथा ज्वलनशील द्रव है। तीसरा है जल से हल्का तथा अम्लीय होता है। चौथा है कार्बनिक ब्लैक जैसे अल्कोहल, बेंजीन आदि में पूर्ण रूप से घुल जाता है। पांचवा है इसकी वाष्प सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है, अतः इसे निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। और नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट
307.6 केल्विन और इसका मेल्टिंग पॉइंट 156.8 केल्विन होता है। जल्दी से इनको आप लिखिए, जल्दी से लिखिए भाई। जल्दी से लिखिए। जल्दी से बताइए इनको भाई। नेक्स्ट देखिए, इसकी संरचना के बारे में बताते हैं। डाई एथलीटर की संरचना। डाई एथलीटर की संरचना कैसे होती है बताओ। डाई एथलीटर की संरचना, पॉइंट डालिए अब आप। डाई एथलीटर की संरचना। देखो डाई एथलीटर की जो संरचना होती है, इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वह sp3 संकरित अवस्था में होता है। डाई एथलीटर में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, यानी कि ROR है, ROR। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। और ये इनके बॉन्ड पेयर हैं, सिग्मा बॉन्ड है। तो संकरण कैसे निकालते हैं आपको पता है, लोन पेयर की संख्या 2 और बॉन्ड पेयर की संख्या भी कितनी है, 2 तो है इसमें बॉन्ड पेयर, 2 ही क्या है, लोन पेयर। बराबर 4 पे संकरण कौन सा होता है, sp3। अब इसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है वह sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु कौन सी अवस्था में होता है, sp3 संकरित अवस्था में होता है। और इसकी ज्यामिति तथा संरचना जो होती है वह झुके हुए अणु के समान होती है। ठीक है ना। इसकी ज्यामिति जो होती है वह चतुष्फलकीय है तथा झुके हुए अणु के समान होती है। झुके हुए अणु के समान होती है, अणु के समान होती है। इसकी जो ज्यामिति होती है वह चतुष्फलकीय तथा झुके हुए अणु के समान होती है। झुके हुए अणु का मतलब किससे है, इसमें क्या होता है, हालांकि इसमें sp3 संकरण है, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर का मान 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 110 डिग्री होता है। यानी कि होता है ऐसे, देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे है CH2 और क्या है CH3। ये डाई एथलीटर है, ऑक्सीजन तो 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन जो परमाणु है sp3 संकरित अवस्था में, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कैसी अवस्था में, sp3 संकरित अवस्था में। अब ऑक्सीजन जो परमाणु है वह sp3 संकरित अवस्था में है, तो इसकी ज्यामिति जो होती है वो चतुष्फलकीय है। कैसे होती है, चतुष्फलकीय है। लेकिन इसकी जो संरचना होती है वह झुके हुए अणु के समान होती है। ठीक है, एक झुके हुए अणु के समान कैसे होती है, यानी sp3 संकरण है तो बंध कोण का मान कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ बंध कोण कितना होता है, 110 डिग्री होता है, यानी C और C के बीच में बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है। होता क्या है, क्योंकि इसमें एल्के समूह है, ये एल्के समूह है, इन दोनों एल्के समूह के बीच में बेटा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। इन एल्के समूह के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण इन एल्के समूहों का आकार बढ़ता है, जिसके कारण बंध कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके माध्यम से इनका जो आकार है वो बढ़ जाता है। यानी कि दोनों एल्के समूह के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब दोनों एल्के समूह के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो इनका आकार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। और आकार अधिक बढ़ जाता है तो बंध कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसकी संरचना जो होती है झुके हुए अणु के समान होती है। और इसकी
संरचना एक कोणीय संरचना होती है। कैसी होती है? कोणीय संरचना। इसकी जो संरचना होती है झुके हुए अणु के समान होती है और कैसी संरचना होती है? कोणीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? कोणीय संरचना होती है। ठीक है ना? तो इसको मैं कुछ लिखा रहा हूँ, पॉइंट लिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, आप उनको उतारते हैं ना। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, देखिए आप। देखो ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसकी संरचना झुके हुए अणु के समान होती है। इसकी संरचना झुके हुए अणु के समान होती है। झुके हुए अणु के समान होती है और इसकी ज्यामिति चतुष्फलक होती है। इसकी ज्यामिति चतुष्फलक के रूप में होती है। चतुष्फलक होती है। कैसी होती है? चतुष्फलक। आगे देखिए, इसमें दो लोन पेयर होते हैं। इसमें दो लोन पेयर होने के कारण बंधकोण का मान कितना होता है? 110 डिग्री। बंधकोण का जो मान होता है कितना होता है? 110 डिग्री। बंधकोण का मान 110 डिग्री होता है। बंधकोण का मान कितना होता है? 110 डिग्री होता है। और इसके एल्किल समूह के बीच में, इसके एल्किल समूह के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसके एल्किल समूह के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर बंधकोण का मान बढ़ जाता है। एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है? बंधकोण। एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर बंधकोण भी बढ़ जाता है। बंधकोण भी बढ़ जाता है। इसलिए ईथर की संरचना जो होती है कोणीय होती है। कैसी होती है? कोणीय। इन पॉइंटों को आप बता दीजिए जल्दी से। इन पॉइंटों को बता दिया और मैं यहाँ पे संरचना बना रहा हूँ इसकी, इसको बना लेना आप। पहले आप इनको बता रहे पॉइंट बोलो। पॉइंटों को बता दिया। जल्दी से पॉइंट को बताइए। बता लेंगे। आप संरचना देखिए, संरचना कैसी होती है।
संरचना बना लीजिए आप। बीच में ऑक्सीजन परमाणु होता है, यहाँ CH2 CH3, यहाँ पे CH2, वही हो गया CH3। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बंद कोण का मान 110 डिग्री के आसपास होता है। बंद कोण का मान कितना होता है? 110 डिग्री। इसको आप बता लीजिए संरचना को जल्दी से। बताइए जल्दी से भाई।